यहाँ पे एक दुकान थी जो मत छेड़ो मुझे, मैं अपना अस्तित्व खो रही हूँ। आज ये बात देवभूमि जो है लगातार कह रही है, लेकिन शायद यही वजह है कि हम इसकी बात को सुन नहीं पा रहे हैं और ऐसी आपदाओं की मार को झेल रहे हैं। मेरे पास जो इस वक्त लिस्ट है, इसमें वो 12 आपदा भरे हादसे हुए हैं जो देखे गए हैं। हादसे ऐसे जो रूह कपा देंगे जब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है, और वो विकराल रूप जो उसकी वजह से हर एक मानव जीवन को अपनी जान गंवानी पड़ती है, अपनों को खोना पड़ता है, चारों तरफ दुख और सैलाब ही सैलाब देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात तो हम जानते भी हैं और इस पर जिक्र भी करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन शायद अगर हम इन सारी चीज़ों को समझें और ये समझने का प्रयास करें कि आखिर क्यों देवभूमि इतनी रुष्ट हो गई है, वो क्यों नाराज है और वो अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हम जिक्र करते हैं उन सारी चीज़ों का, हम बड़े बड़े पैमाने पर बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास करते हैं, हम उसकी प्रकृति की सुंदरता की बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब प्रकृति की सुंदरता को संजो करके रखने की बात आती है तो हम उसको बिखेर देते हैं और इस कदर बिखेरते हैं कि वो आपदा में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीते दिन जिस तरीके से केदारनाथ में बादल फटा है, वायनाड में जो हादसा हुआ जहां 200 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ गई हैं और इसी के साथ अपनों की तलाश लोग लगातार कर रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में भी देखा गया किस तरीके से जल का प्रकोप देखा जा रहा है, तमाम वो सैलाब आते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ हर्ष हैं जो लगातार इस पूरी खबर पर बने हुए हैं और तब से आप सभी को अपडेट कर रहे हैं, वेबसाइट के माध्यम से भी और हर उन तमाम माध्यमों से वो आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हर्ष, आपके पास ही वो लिस्ट है जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे और वो 12 ऐसे हादसे जो रूह को भी कपाते हैं और अपनों को भी छीनते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये केवल एक इसको हम दैवीय आपदा या प्राकृतिक आपदा कह के इसको एक बहुत आसान तरीके से हमने इग्नोर करना सीख लिया है कि जैसे ही आजकल की बातें हैं, आम है, होता रहता है। भारत में कहीं ना कहीं जो जीवन है उसकी कीमत बहुत कम आकी गई है। ऐसा लगता है कि देश में अनगिनत जानें ही चली जाती हैं किसी तरह के एक्सीडेंट्स में, कभी आपदाओं में, और किसी को कोई शायद उसकी कोई फिक्र, कोई परवाह रहती ही नहीं है। चाहे प्रशासन हुआ, चाहे सामाजिक सेवा संस्थान हुए, चाहे हमारे कोर्ट्स हुए, वो मोटो वो भी बहुत सारी चीज़ों पे लेते हैं, इस पे भी ले सकते हैं, किंतु ऐसा कुछ दिखता नहीं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हाल क्या है, भूस्खलनों की बात करें तो ये ऐसे कोई महज 1 या 2 ऐसे उंगलियों पे गिनने वाले कोई आपदाएं नहीं हैं। इससे पहले भी अनगिनत ऐसी आपदाएं आ चुकी हैं। मैंने एक लिस्ट निकाली, इसमें साल 1948 से लेके 12 ऐसे बड़े जो हैं भूस्खलन हैं जिसमें कम से कम सैकड़ों में लोग मारे गए हैं। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। देखिए, 1948 में आया था, ये असम के गुवाहाटी का था, इसमें लगभग 500 लोग मारे गए थे साल 1948 में। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 68 में आया है, उसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए हैं। हाल फिलहाल का आपने देखा, एक हमको बहुत बड़ा याद आता है जो 2013 में उत्तराखंड में हुआ था, इसमें 5700 लोग मारे गए थे। तो दिन रात का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो लगातार लाइव हो रहा था, याद होगा आपको भी। वो हादसा तो ऐसा था जो रूह को कपा देगा और उस दर्द को कोई भुला नहीं सकता है, जहाँ कितने लोगों ने अपनों को खोया। जी बिल्कुल। देखिए, क्या है कि ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें टाली नहीं जा सकती। समस्या बस ये कि हम कोई प्रोएक्टिव मेजर नहीं लेते हैं, कि हम बस रिएक्ट करते हैं जब कोई सिचुएशन हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाती है, तो उस पर हम महज रिएक्ट कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं हमें उस पर प्रोएक्टिव मेजर लेने की जरूरत है कि आप कर क्या सकते हैं। लेकिन हर्ष, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने इस लिस्ट में जिक्र किया, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगी कि देखिए, एक हम उस आंकड़े को देखते हैं जो 1948 में होता है हादसा, फिर उसके बाद 68 में होता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं 2001, 13, 14, 16, 17 कंटिन्यू जो चीजें हैं वो लगातार होती ही आ रही हैं। ये देखिए 2020, 2018, मतलब कि एक उसमें आंकलन और अब जो लगातार ये चीजें हो रही हैं,
इसका वजह क्या? देखिए, सबसे बड़ी जो वजह है वो कहीं ना कहीं मानवों या हम इंसानों का एक बेलगाम, एक अनंत विकास की जो हमारी एक तरह से हम कहिए लोभ है, प्रलोभन है या एक चाहत है। लगातार हम विकास किए जा रहे हैं, हम ये ध्यान नहीं देते कि इसका पर्यावरण पे, एनवायरनमेंट पे, इकोलॉजी पे क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। इसमें देखिए जो इस तरह के आपदाएं आती हैं, इनमें मुख्यतः जो मानव निर्मित कारण है वो ज़्यादा करके जिम्मेदार होते हैं। सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार हैं वो होते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा जंगलों की, पेड़ों की कटाई। अब वो इतने ज़्यादा स्तर पे होने लगी है जिससे वहाँ की एक जो पूरा साइकिल है, इकोलॉजी है, वो डिस्टर्ब हो गया। वो डिस्टर्ब हुआ तो ज़मीनें, जब पेड़ कटने लगे तो मिट्टियाँ जो थी वो बहुत सॉफ्ट हो गई, जो हवा के साथ उड़ रही हैं। इसी तरह से जो चट्टानें हैं, जैसे अब हम अगर बॉर्डर एरियाज़ की बात करें, उत्तराखंड हुआ, आपका हिमाचल हुआ, ये सब ऑलरेडी ऐसे इलाके हैं जो भूस्खलन के बहुत प्रोन रहे हैं, जहाँ पे बहुत अधिक संभावना होती है भूस्खलन के आने की, हमेशा से रहे हैं। यहाँ भी हमने क्या किया कि सुरक्षा की दृष्टि से, आम लोगों के सुविधा की दृष्टि से इतना विकास किया, एक बेलगाम कि हम सड़कें बनाते चले गए, हम टनल बना रहे हैं, हम पहाड़ काट रहे हैं, हम जो है मतलब रेलवे लाइन्स बिछाने के लिए ऊंचे से ऊंची जो है, हमने अभी चनाब में एक देखिए बहुत अच्छा रेलवे लाइन बनाया। ये सब देखिए कार्य विकास के कार्य हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो विकास हम करते जा रहे हैं उससे हम विनाश को कितने बड़े पैमाने पर उसका स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि विकास तो आप कर रहे हैं, आप विकास भी कर सकते हैं, साथ में पर्यावरण का ध्यान भी रख सकते हैं। आपके देखिए समय समय पे चीज़ों का टेस्ट होता है। एक GIS करके संस्था है भारत की, भारतीय सरकार की, वो समय समय पे टेस्ट करती रहती है कि कहाँ पे ज़मीन जो है या जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या स्थिति है पत्थरों की, चट्टानों की। क्योंकि एक इसमें प्राकृतिक कारण ये भी है कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, जो अंदर होती है ज़मीन के काफ़ी, उसमें क्या है कि लगातार घर्षण हो रहा है, तो उसकी वजह से उसमें जो करंट्स क्रिएट हो रहे हैं उससे वीक पड़ रही है हमारी जो ज़मीनें हैं ऊपर की, या जो चट्टान है, जो सबसे एक तरह से मुख्य कारण है, प्राकृतिक मुख्य कारण भूस्खलनों के या भूस्खलन की इतनी मात्रा में आने की, ये प्राकृतिक कारण है। बाकी जो जितने भी कारण हैं वो केवल हम इंसानों की देन है, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो गया, चाहे वो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम जब भूस्खलन की बात करते हैं, लैंडस्लाइड की बात करते हैं, तो क्या हम पूरी इसको प्राकृतिक आपदा के बतौर देख सकते हैं? मानवता का इसमें कुछ भी हाथ नहीं होता कि हम लगातार पहाड़ काटते जा रहे हैं और ये वजह है कि उसमें भी उनमें दरारें पड़ रही हैं? जी नहीं, बिल्कुल, इसमें देखिए दोनों कारण हैं। ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उस जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, जो करंट्स डेवलप होते हैं, तो उनकी वजह से हैं। दूसरा ये बहुत बड़ा जो मानव निर्मित कारण है वो भी मैंने आपको बताया, डिफॉरेस्टेशन का और एक हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, काफ़ी मात्रा में। तीसरी हमारी लापरवाही कि अगर आप इस तरह के इलाकों में इतना विकास कर रहे हैं तो वहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ के लोगों को आप रीसेटल कर सकते हैं, वहाँ पे आप ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि ये चूंकि यहाँ विकास हो रहा है, सरकार उनको सहायता राशि दे सकती है, कॉम्पनसेशन दे सकती है, उनको किसी और इलाके में शिफ्ट कर सकती है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें टाली जा सकती हैं। हर्ष, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, अभी मैं खुद केदारनाथ घूम करके आई हूँ, वहाँ का हमने वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, लोगों से भी बात करी, तो बहुत से लोगों ने ये भी बात रखी अपनी कि ये जो स्थान जो है देवभूमि है वो धर्म की नगरी है, लेकिन समय के साथ में, समय के परिवर्तन के साथ में ये पूरी तरीके से पर्यटन में परिवर्तित होती जा रही है। लोगों का इमोशन जो है धर्म के प्रति से हटता जा रहा है, मतलब कि अब नेचर को बस वो एक फोटोग्राफी के बतौर देख रहे हैं। तो क्या लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा कारण है जो आपदाएं आ रही हैं, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से, मैं बिल्कुल पूरा का पूरा इत्तेफाक रखता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि धर्म को लेकर हुआ क्या कि धार्मिक स्थलों का विकास किया गया। ये हुआ था कि लोग आएंगे, अपने आस्थावश आएंगे, चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पर वहाँ पे लोगों ने एक जो टूरिज्म इंडस्ट्री बेतहाशा इस तरह से डेवलप हुई है कि हज़ारों लाखों की संख्या में लोग, सोचिए गर्मी लग रही होती तो आप चले जाते हैं मनाली, शिमला, कुल्लू, ठीक है, नैनीताल, तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके? अच्छा देखिए, जो टूरिस्ट जाते हैं उनमें बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं, आप आज के समय में जाएंगे, आप देखें कूड़े के पहाड़ पड़े हुए हैं, पहाड़ों में मतलब इस तरह से चीज़ें फैली हुई हैं, कोई किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंक रखी है, किसी ने जो है चिप्स पैकेट और अन्य चीज़ों के जो है कैंडियों के रैपर फेंक रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण है। ग्लोबल वार्मिंग को आप इसमें किस तरीके से क्लियरिफाई करेंगे और क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखिए ग्लोबल वार्मिंग से जो एक बारिश का पैटर्न है, कि आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि बाढ़ भी एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी कारण है इसकी भूस्खलन की। तो वो जो ब्रेन पैटर्न है वो इस हिसाब से चेंज हुआ है, एक इफेक्ट होता है एल नीनो इफेक्ट, जिसमें ये है कि पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों, देखिए सोचिए पेरिस तक ऐसे शहर हैं जिनको ये माना जा रहा है कि 2050-52 तक वो डूब जाएंगे, ठीक है, इतना खूबसूरत शहर, एक बहुत ही विकसित देश है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ कि आज से 150 साल पहले जब एक बहुत तेज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चला, लगातार हर जगह औद्योगिक संस्थानों की स्थापना होने लगी, उस समय शायद हमने ध्यान नहीं दिया कि इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा।
वो अगर हम कहीं ना कहीं दिमाग में रख के चलते कि आने वाले 100 या 50 साल बाद, हमारी 3-4 पीढ़ियों बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ वो इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सजा, एक दुष्प्रभाव भुगतेंगी। तो इस हिसाब से अगर हमने उस पर काम किया होता, आज देखिए बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जिनेवा कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन, इसमें ये बात की जा रही है कि हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है उसको घटाएंगे। इसमें आपकी गाड़ियाँ हुई, आपके जो है प्लास्टिक के सामान हुए, इन सब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जिस वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट होता है। 2013 की से बात करें तो केदारनाथ में एक सबसे बड़ा हादसा देखा जा रहा है 2013 के बाद से ही। इससे पहले अगर बात करी जाए तो वहाँ पर अगर जोशीमठ की बात करते हैं हम, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड देखी गई थी और उस दौरान भी ये भविष्यवाणी की गई थी, एक रिसर्च बेस ये चीज़ें निकल करके सामने आई थी कि वहाँ पर यही संकेत है आने वाली बड़ी आपदा के। तो क्या हम केदारनाथ में जो आज आपदा देख रहे हैं, क्या वही उसका एक संकेत है? बिल्कुल, देखिए संकेत ये है कि हम जहाँ भी विकास कर रहे हैं वहाँ हमें पता होता है कि हम किस स्तर तक जा रहे हैं। ठीक है, अब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी इतनी पीछे नहीं रहेगी कि आप चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या चीज़ें जो है आपको समय से पहले पता ना लग सकें। हम बहुत हद तक जान सकते हैं कौन से इलाके लैंडस्लाइड प्रोन है, अर्थक्वेक प्रोन है ना। हमने जोन्स बना रखे हैं, सियास्मिक जोन 5, 2, 3 हिसाब से, तो ये हमको सारे कुछ पता होते हैं कि कहाँ पे किस स्तर तक चीज़ें आ सकती हैं। कि हमें हमारे पास बाढ़ का सारा डेटा है, भूस्खलन का सारा डेटा है, हमारे पास डिफॉरेस्टेशन का सारा डेटा है, कहाँ पे किस हद तक ये जो ग्रीन एरिया जिसको हम कहते हैं, जो जंगलों का एरिया होता है, कि कितना किस राज्य में कम हुआ या कितना किस राज्य में बढ़ा है, ये हमको बहुत एकदम एक्यूरेट कह लीजिए पता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये जो इलाका है यहाँ बहुत बड़ी कोई आपदा आ सकती है। अच्छा हर्ष, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि देखिए हमने जितना भी स्टडी में पढ़ा है, सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि जब बादल बनते हैं और पहाड़ों पर अक्सर बादल टूटते हैं, फटते हैं, बादल पहाड़ों से टकरा करके टूटते हैं, लेकिन अब ऐसी भी बातें कही जा रही हैं कि बादल के टूटने की सबसे ज़्यादा वजह पॉल्यूशन भी एक बनती जा रही है। वो कैसे? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर जो झरने बहते थे वो अब लेक बनते जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जिस हिसाब से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, वो चाहे आपका सॉइल पोल्यूशन हुआ, वो चाहे आपका वाटर पोल्यूशन हुआ, वो चाहे आपका मतलब एयर पोल्यूशन हुआ, वायु प्रदूषण, हर तरह के जो प्रदूषण बढ़ रहे हैं उसमें देखिए होता क्या है कि अलग अलग तरह के आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं, वो रिलीज हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, वो लगातार आपके उसमें इकोलॉजी में रिलीज हो रहे हैं। अब वो होता क्या है कि बादल जो मतलब जिस हिसाब से बना करते थे उसमें एक बहुत सिंपल सी साइकिल थी कि धूप होगी, सामने नदी है या समुद्र है, उसका जो पानी है वो गर्म होगा और वो इवेपोरेट करेगा, यानी भाप बन के वापस ऊपर जाएगा, और वही जब ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाके जब वो ठंडा होता है और काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, तो बादल का स्वरूप लेता है। और उस बादल की जब मतलब एक तरह से भार जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो बारिश के स्वरूप में वापस ज़मीन पे आता है। ये एक बहुत सिंपल सा वाटर साइकिल है। इसी वाटर साइकिल को जो है प्रदूषण ने डिस्टर्ब कर रखा है। अब वो विभिन्न तरह से डिस्टर्ब कर रखा है। आपने हर तरह का पोल्यूशन किया, मतलब हम इंसानों ने हर तरह का पोल्यूशन किया हुआ, हमने कुछ नहीं छोड़ा। वो चाहे आपका एयर हो गया, साउंड हो गया, सॉइल हो गया, हमसे कुछ भी बचा नहीं रहा है। अलग अलग तरह के जो सब्सटेंसेस जो रिलीज हो रहे हैं लगातार एनवायरनमेंट में, उनसे कहीं ना कहीं जो बादलों के फटने की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, खासकर पहाड़ी इलाकों में। आप लगातार इस पे खबरें भी लिख रहे हैं, इसकी जानकारी भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आपने रिसर्च बेस पे पढ़ी होगी, वैज्ञानिकों ने बताया होगा कि हम इससे क्या कुछ कर सकते हैं, इस चुनौती से लड़ने के लिए क्या कुछ, तो उसका मैं छोटा सा चाह रही हूँ कि वो बताइए कि लोग उसकी तरफ भी आकर्षित हो और उस चीज़ों को जाने कि आखिर इन आपदाओं को कैसे रोका जा सकता है। देखिए सबसे बड़ा एक जो है कि हम बहुत सिंपल सा एक जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ये है कि आप पर्यावरण का ध्यान रखें। जी, बहुत आधारभूत स्तर पे अगर आप उतरेंगे तो आप पर्यावरण का ध्यान रखें, बाकी चीज़ें खुद ही अपने आप में संभल जाएंगी। बहुत बड़ा एक कारण है इसमें माइनिंग का। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसमें हमने मतलब इतना एक बेतहाशा एक बेलगाम हो गई, जिस हिसाब से माइनिंग की, जिस हिसाब से हमने पहाड़ खोदे, जिस हिसाब से हमने कोयले और अन्य जो है नेचुरल रिसोर्सेज निकालने का कोशिश में हम लगे रहे हैं, उससे क्या हुआ कि नीचे की जो ज़मीन थी वो हो गई खोखली। अब वो इतनी ज़्यादा जब खोखली हुई, ऊपर से बाहर पड़े तो वो ज़मीनें धंसने लगी। ये एक बहुत बड़ा कारण है भूस्खलन का। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि एक बहुत कंट्रोल्ड मैनर में कहाँ पे किस हिसाब से हमें सड़कें बनानी है, कहाँ पे किस हिसाब से हमें ड्रिल करना है, कहाँ पे किस हिसाब से हमें माउंटेन्स ड्रिल करने हैं, कहाँ कितनी माइनिंग करनी है, इन सभी चीज़ों का हम बहुत अगर अच्छे से ख्याल रखें तो ये बहुत आराम से टाली जा सकती है सारी। तो आपने हर्ष को सुना, उन्होंने बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को समझाया कि इसके इन आपदाओं के पीछे की वजह क्या है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं, जिसका मैंने शुरुआती दौर में जिक्र भी किया था। मत छेड़ो मेरे अस्तित्व को,
मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती हूँ, सर्वनाश की दृष्टि पर भी जा सकती हूँ। और यकीनन ये ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई भी दे रही हैं कि किस तरीके से हम उसके वजूद को छीनते जा रहे हैं, जिस वजह से वो अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। और वो अस्तित्व इस कदर से खो रहा है कि आपदाओं का एक बड़ा स्वरूप लेता हुआ जा रहा है। तो ये हमारे हाथों में है कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इसको बचा सकते हैं। और वो बचाने के लिए, क्योंकि अगर हमें अपनी प्रकृति को बचाना है तो पर्यावरण की दृष्टि को भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।